बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य विषय अध्येताओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट जो आपके रीतिकाल से संबंधित है उसमें रीति काव्य का प्रवर्तक कौन है, अर्थात हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में रीति से संबंधित जितने भी हमें लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ मिलते हैं उसका शुरुआत किसने की, अर्थात उसका प्रारंभिक कवि एक प्रकार से कौन है, इस विषय पर आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। रीति काव्य का आरंभ विक्रम की 16वीं शती के अंतिम चरण में हो गया था। 1598 इस विक्रम संवत में कृपाराम ने हित तरंगिणी का निर्माण किया था, जो इस परंपरा का सामान्यतः प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। किंतु इसके कुछ दोहों में बिहारी के दोहों की समानता है और इस कारण से विद्वान इस रचना को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब बिहारी ने अपने पूर्व के जितने भी कवि हैं उन कवियों के जो भाव हैं उन भावों के एक प्रकार से समाहित करने की या उनको लेने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उनके सतसई के जो दोहे हैं उन दोहों में वह प्रवृत्ति हमें अधिक दिखाई देती है। बिहारी सतसई के जो शताधिक दोहे हैं वे गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती या अमरूक शतक तथा केशव बलभद्र मिश्र आदि जो पूर्व कवि हैं उन कवियों की जो उक्तियां हैं उसके आधार पर संभवतः वह निर्मित दिखाई देता है। अतः हित तरंगिणी के रचना काल पर भी काफ़ी संदेह किया जाता है, किंतु हित तरंगिणी के रचना काल पर संदेह करना आवश्यक भी है। आगे चलकर जब हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में अनेक ऐसे ग्रंथ हमें मिलते हैं जिसमें रीति संबंधी प्रवृत्तियां मिलती है। स्पष्ट रूप से आप इस तथ्य को समझें कि रीति संबंधी प्रवृत्तियों से क्या आशय है। 17वीं शताब्दी में जो अनेक ग्रंथ मिलते हैं उसमें काव्य के जो विविध उपांग हैं, जैसे रस, ध्वनि, अलंकार आदि, इन सब की जो प्रवृत्तियां, इन सब तथ्यों की या इन सब अंगों की जो प्रवृत्तियां 17वीं शताब्दी के ग्रंथों में दिखाई देती है, पहले हमें उनका नामोल्लेख जानना आवश्यक है। साहित्य लहरी जो 1607 ईस्वी में सूरदास के द्वारा रची गई थी, नंददास के द्वारा रसमंजरी रची गई थी 1637 विक्रम में, गोपाकृत अलंकार चंद्रिका भी 1615 विक्रम संवत है, मोहन का श्रृंगार सागर भी 1616 विक्रम संवत है, और करुणेश के करुणाभरण, श्रुति भूषण और भूपभूषण आदि जितने भी ग्रंथ हैं वे लगभग 1637 या उसके आसपास के माने जाते हैं। इसमें भी विशेष बात यह है कि बलभद्र मिश्र का जो नक्सिक वर्णन है, नायिका भेद निरूपण या अलंकार निरूपण आदि है, वह काफ़ी हमें उत्कृष्ट रूप में दिखाई देता है। किंतु यदि हम उन सब में विषय और शैली की दृष्टि से देखें तो ये जितने भी ग्रंथ मिलते हैं सामान्य रूप से उसमें कोई व्यवस्थित रूप हमें दिखाई नहीं देता है। अतः इस परंपरा को हमारे सामने फिर यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि इस परंपरा को व्यवस्थित और प्रौढ़ रूप सबसे पहले किस कवि ने दिया। देखिए, रीति का प्रवर्तक जो कवि है वह सामान्य रूप से, जैसे हमने जितने भी पहले ग्रंथों का विवेचन किया है वे सामान्य रूप से रीतिकाल के अंतर्गत माने जाते हैं, किंतु सभी ग्रंथों में एक निश्चित जो व्यवस्थित क्रम या रीति के जितने भी अंग उपांग हैं उनका विवेचन जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसलिए फिर यह प्रश्न इसी कारण से हमारे सामने उपस्थित हुआ कि रीति काव्य का प्रवर्तक कवि कौन है। सामान्य रूप से यदि हम इस विषय पर केशवदास का उदाहरण दें तो निस्संदेह कह सकते हैं कि शायद ही किसी विद्वान को इस संबंध में आपत्ति होगी। इस परंपरा को व्यवस्थित और प्रौढ़ रूप देने का श्रेय केशवदास को ही जाना चाहिए, जिन्होंने रसिक प्रिया जो विक्रम की 1648
ईस्वी में रची गई थी और कवि प्रिया जो 1658 ईस्वी में रची गई थी। इन दोनों ग्रंथों में जो रीति काव्य संबंधी जो विवेचन होता है वह एक तो स्पष्ट रूप से मिलता है, व्यवस्थित मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इतनी गूढ़ता और प्रौढ़ता है कि इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान हैं वो रीति काव्य का प्रवर्तन का श्रेय अर्थात रीति काव्य की शुरुआत कृपाराम को भी देते हैं और उन्हें भी व्यवस्थित और प्रौढ़ रूप देने का कवि मानते हैं, किंतु हमारे मत में यह श्रेय केशवदास को मिलना चाहिए। इस संबंध में मैं आपका ध्यान हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर ले जाना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इससे दोनों से ही बिल्कुल अलग मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक कवि सिद्ध करने का प्रयास किया था। उन्होंने इसका रचना काल चिंतामणि त्रिपाठी का 1700 विक्रम संवत माना है और आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य का जो प्रवर्तक कवि घोषित किया, उसके पीछे जो वे तर्क देते हैं वे इस प्रकार है। उनके अनुसार रीति ग्रंथों का जो एक लगातार अविरल और एक अखंडित प्रवाह जो केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला था। दूसरा वे कहते हैं कि केशव अलंकारवादी हैं, जबकि बाद के जो कवि हैं केशव से जो भिन्न हैं वे रस सिद्धांत के आदर्श को लेकर चले थे। और उनके अनुसार जो परवर्ती कवि हैं उन्होंने अलंकारों के निरूपण में केशव की शैली को नहीं अपनाया और इस संबंध में वे कुवलयानंदन की शैली का उदाहरण देते हैं, जो एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण देते हैं, उस शैली से संबंधित उन कवियों को मानते हैं। अब यदि हम तीनों तर्कों की समीक्षा करें तो हमें स्पष्ट रूप से यह कहना ही पड़ेगा कि ये तीनों आक्षेप निराधार हैं, क्योंकि अलंकारवादी केशव को कहना यह ठीक है लेकिन उनके काव्य में अलंकार मिलते हैं, किंतु यह तो लगभग सभी रीति कवियों में मिलता है। और दूसरा कि जो रीति ग्रंथों का अविरल और अखंडित प्रवाह है, कहते हैं कि वह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम केशव दास से इसकी करते हैं तो उसके पश्चात लगभग ये सारे जो रीति के संबंधित अंग है उनके ग्रंथ हमें मिलने लग जाते हैं। जो नया अनुसंधान हुआ है, जो नए तथ्य, जो नए ग्रंथ हिंदी साहित्य में प्राप्त हुए हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि रीति परंपरा केशव से चिंतामणि तक हमें अखंडित रूप से दिखाई देती है, न कि चिंतामणि के पश्चात अखंडित रूप में। यदि हम इस प्रकार के ग्रंथों का भी यदि हम विवेचन करें केशव से लेकर आगे और चिंतामणि तक, तो कई ग्रंथ हमारे सामने आते हैं जो रीति के अंग, उपांग आदि का विवेचन करते हैं। मैं कुछ ग्रंथों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे रस चंद्रिका बालकृष्ण का, अलख शतक व तिल शतक मुबारक कवि का, रंग भाव माधुरी जो रस नायिका भेद का ग्रंथ है वह बृहस्पति भट्टकृत है, नखशिक जो लीलाधर का ग्रंथ है, सुंदर श्रृंगार जो सुंदर के द्वारा रचित है, रस जो नायिका भेद से संबंधित है, रहीम की जो रचना है नगर शोभा वह बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक, ये सभी जो हैं वह रीति से संबंधित कुछ तथ्य मिल जाते हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसमें हमें रीति परंपरा से संबंधित उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अब यदि हम चिंतामणि के ग्रंथों से माने तो हमारे लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात हो जाएगी कि सुंदर श्रृंगार और बरवे नायिका भेद या भाषा भूषण की हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं। इनकी उपेक्षा करके हम यदि रीतिकार काल का आरंभ चिंतामणि के ग्रंथों से माने तो यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं होगी, क्योंकि ये सभी ग्रंथ रीति के अंग उपांग से संबंधित
अपना महत्व रखते हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि सुंदर श्रृंगार, बरवे नायिका भेद और भाषा भूषण, ये तीनों ग्रंथ चिंतामणि से पहले के हैं। और यदि इन तीनों ग्रंथों में रीति के अंगों का विवेचन मिलता है तो इन ग्रंथों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। और इन ग्रंथों की उपेक्षा करके यदि हम इसका रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मानते हैं तो यह इन ग्रंथों के साथ घोर अन्याय होगा। इसलिए रीतिकाल का जो आरंभ है वह केशव से ही माना जाना चाहिए। केशव यदि अलंकारवादी है तो यह भी एक भ्रामक तथ्य माना जा सकता है। ठीक है, केशव ने जहाँ कवि प्रिया में अलंकारों का विवेचन किया, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो रसिक प्रिया ग्रंथ है उसमें रीति का एक जो प्रमुख अंग रस सिद्धांत है, उस रस सिद्धांत के सभी अंगों और भेदों का विवेचन मिलता है। इसलिए केशव को केवल अलंकारवादी कवि कहना न्याय संगत नहीं है। कवि रूप में भले ही केशव अलंकारवादी हमें दिखाई देते हो, किंतु रीतिकाल में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कवियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन। और उस आचार्यत्व के प्रदर्शन के दृष्टिकोण से देखें तो अलंकार के साथ साथ रस सिद्धांत को भी केशव ने पूरी मान्यता दी है। इसलिए केशव को अलंकारवादी जो घोषित करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए कुछ विद्वान एक बहुत दोहे का एक सुंदर उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि केशव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि काव्य में अलंकार ही महत्वपूर्ण है, वही होने चाहिए। उसके लिए वे कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मीत। यानी जिस प्रकार स्त्री के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है, उसके बिना स्त्री अधूरी मानी जाती है, उसी तरह कविता के लिए भी अलंकार अनिवार्य हैं। उसके अभाव में कविता नहीं लिखी जा सकती। वे इस तरह का तर्क देते हैं केशव के पक्ष में, अलंकारवादी के पक्ष में। किंतु ध्यान से यदि हम इस दोहे का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कवि अलंकारों को काव्य की आत्मा या उसका प्राण घोषित नहीं कर रहा है, अपितु उनका महत्व वह उतना ही स्वीकार करता है जितना एक स्त्री के लिए आभूषण का होता है। और वह एक सामान्य बात है कि सामान्य ढंग से आभूषणों का पहनना उसकी सौंदर्यता में वृद्धि करता है। उसी प्रकार जो काव्य में अलंकार हैं वह उसकी सौंदर्य में और श्रीवृद्धि करते हैं। इस आधार पर यदि केशव को अलंकारवादी कहा जाए तो केशव के साथ न्याय नहीं होगा। यदि अलंकारों को आभूषण के तुल्य महत्व देने से ही कोई कवि अलंकारवादी घोषित कर दें तो फिर तो संस्कृत के जितने भी कवि हैं उन सब कवियों को क्या हम अलंकारवादी ही कहेंगे। और यहाँ तक कि संस्कृत के साहित्य दर्पणकार से लेकर हिंदी के अन्य जितने भी कवि हैं, चाहे वह चिंतामणि हो, देव हो, श्रीपति हो या भिखारीदास हो, वे सभी रीतिबद्ध कवि हैं। तो क्या उनको भी हम अलंकारवादी कवि कहेंगे? यह मान्यता ठीक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्राय इन सभी कवियों ने अलंकारों का विवेचन करते हुए साथ में रीति के जो अन्य अंग हैं उनका विश्लेषण भी किया है। उनसे संबंधित ग्रंथ, कविता और लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अब यदि हम यह देखें कि प्राय जितने भी कवि हैं हमें दिखाई देते हैं केशव की भांति जिन्होंने अलंकारों को महत्व दिया, उनको संस्कृत साहित्य में कभी भी केवल अलंकारवादी नहीं माना गया है। चाहे वह साहित्य दर्पण हो, चाहे वह काव्य रसायन हो या कोई अन्य ग्रंथ हो। हालांकि उन्होंने सभी विद्वान जो हुए हैं, चाहे वह संस्कृत के हो, हिंदी के हो, उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को महत्व प्रतिपादित किया है, किंतु इस आधार पर उन दूसरे कवियों को अलंकारवादी नहीं घोषित किया गया। उनको एक उत्कृष्ट श्रृंगार का प्रणेता कहा गया। जैसे देव हैं तो उनको एक श्रृंगार रस का बेजोड़ कवि कहा गया। या हम श्रीपति की बात करें या यदि हम सोमनाथ की बात करें, चिंतामणि की बात करें, तो सभी कवियों के काव्य में अलंकार मिलते हैं। मैं कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जैसे केशव ने जो कहा यद्यपि सुजाति सुलक्षणी और भीषण बुनि न विराजे कविता बनिता मीत, वैसे ही चिंतामणि ने भी कहा है कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो कोई शब्द अर्थवारो कवित विविध कवित सब होई। इसी तरह
श्रीपति ने भी लगभग केशव जैसी ही बात कही है कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित सब तन परम अनूप, तदपि न भूषण बिनु लसे वनिता कविता रूप। उन्होंने दूसरे ढंग से यह बात कही है जो बात केशव ने कही है, लगभग वही शब्द, वही अर्थ, वही भाव है, किंतु इस आधार पर हम श्रीपति को अलंकारवादी नहीं कर सकते, तो उसी तरह केशव को भी हम अलंकारवादी नहीं कह सकते। कुल मिलाकर केशव के संबंध में जो यह कहा जाता है कि संस्कृत के जो प्रारंभिक कवि हैं उन सब कवियों का उन पर प्रभाव है, तो वह लगभग हिंदी के सभी कवियों पर है। तो केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक कवि स्वीकार करने में हमें किसी तरह से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य केशवदास से लेकर 19वीं सदी के अंत तक इस काव्य परंपरा में जितने सैकड़ों कवि हुए हैं, उन सैकड़ों कवियों में, जिनमें चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, देव, सुरति मिश्र, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल, प्रताप सिंह, इन सब के काव्य ग्रंथों का और भी बहुत सारे हैं, तो सबके काव्य ग्रंथों का परिचय देना तो लगभग असंभव है, किंतु यह हम जरूर कह सकते हैं कि ये सभी कवि जो केशव के पश्चात हुए हैं, इनके काव्य में लगभग रीति की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। तो ये सभी कवि केशव के अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनको भी एक प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य ही कर रहे हैं। तो निस्संदेह हम केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि घोषित कर सकते हैं। इस संबंध में हमारी यह स्पष्ट मान्यता है। केशव के जो प्रवर्ती कवियों में से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अलंकार निरूपण में अपनी सिद्ध हस्तता प्राप्त की है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ और भी आपको आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। जैसे मतीराम का ललित ललाम ग्रंथ है, भूषण का शिवराज भूषण है, या रघुनाथ का रसिक मोहन ग्रंथ है, या दूल्हे का कवि कंठाभरण है, ग्वाल का रसिकानंद है, प्रताप सिंह का अलंकार संबंधी ग्रंथ हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इन सभी ग्रंथों में प्रत्येक आचार्य के दृष्टिकोण, विवेचन एवं शैली में भले ही थोड़ा बहुत अंतर हो, किंतु इससे किसी कवि को हम रीति परंपरा से बाहर नहीं कर सकते। वस्तुतः केशव ने जो कवि प्रिया और रसिक प्रिया में जो एक आधारभूत ढांचा रीतिकाल का तैयार किया था हमारे सामने, उसकी हम किसी दृष्टिकोण से उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिन कवियों का विषय पद्धति से विवेचन हुआ है वह सभी केशव के पश्चात ही दिखाई देते हैं। अतः निसंकोच रूप में कहा जा सकता है कि रीति परंपरा के भले ही जन्म हम कह सकते हैं कि इसको श्रेय भले किसी कवि को हम दे दें, लेकिन उसको पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है वह आचार्य केशवदास के द्वारा ही किया गया है। हाँ, यह जरूर हम कह सकते हैं कि इसका जो जितने भी रीति के अंग उपांग हैं उनका जो जन्म देने का कार्य हो सकता है कि केशव से पहले जो कवि है उन्होंने उसका जन्म दे दिया हो, उसमें वो कृपाराम भले हमारे सामने उपस्थित हो या अन्य कोई कवि, किंतु वास्तविक रूप में रीति को प्रतिष्ठित और उसको पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है वह हिंदी के महान कवि आचार्य केशवदास को ही जाता है। धन्यवाद।